हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एमके क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अभी तक इंग्लिश के लिए आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस ये दोनों कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बेसिस पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर दिए हैं। जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, मैं उस टॉपिक पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे देता हूं, ताकि आपका जो कंसेप्ट होता है इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के लिए वो कंफर्म होता रहे। आज जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है दोस्तों, ये है टेंसेस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंसेस, पहले बता देता हूँ, क्योंकि टेंसेस पर ही दोस्तों जो आगे आपके टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, या फिर मैं बात करूँ नरेशंस, ये सब के सब टॉपिक्स। इन शॉर्ट मैं बोलूँ कि इंग्लिश का लगभग 80 to 90% पोर्शन, जो भी ग्रामेटिकल पोर्शन की मैं बात करता हूँ, वो आपको टेंसेस पर ही डिपेंडेंट मिलेगा। टेंसेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के टेंसेस को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जेकेएसएसबी क्लास 4 एग्जाम में टेंसेस पढ़ा था, लेकिन वो एक बेस लेवल पर था, जिसके चांसेस थे कि, क्योंकि उस एग्ज़ाम में यही था कि इतना लेवल इतना ही रहेगा फ़िलहाल। लेकिन अब जो हम टेंसेस पढ़ेंगे दोस्तों, इसको हम डीप पढ़ेंगे, जैसे कि हमने आर्टिकल्स और प्रेपोजिशंस पढ़ा। तो सबसे पहले बात की जाए कि टेंसेस होता क्या है दोस्तों। टेंसेस होता है, टेंस होता है काल। काल यानी कि समय, और समय यानी कि टाइम। टेंस इज टाइम। और इस टाइम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? टेंस को डिवाइड किया जाता है 3 पार्ट्स पे: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सभी को इसके बारे में पता होगा। पास्ट टेंस क्या होता है? जो समय बीत गया होता है, यानी कि भूतकाल। जो समय बीत गया होता है, दैट इज पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? जो समय अभी बीत रहा होता है, यानी कि वर्तमान काल। वर्तमान काल होता है प्रेजेंट टेंस, जो समय अभी बीत रहा होता है। और इसी तरह इसकी थर्ड टाइप कौन सी आती है? थर्ड टाइप आती है फ्यूचर टेंस, जो समय अभी आने वाला होता है। ठीक है, भविष्य काल जिसे बोला बोला जाता है, वो होता है फ्यूचर टेंस। इसके बारे में सबको पता है, कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। अब बात की जाए कि टेंस में, हर एक टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसकी अपनी अपनी 4 अलग अलग टाइप्स होती हैं दोस्तों। जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरह पास्ट के लिए भी 4 टाइप्स आएंगी यही टाइप की: प्रेजेंट पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और फ्यूचर के लिए भी ऐसा ही चलता है: फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मतलब कि टोटल मिलाकर ये 12 हमारे पास टेंसेस होते हैं। टोटल मिलाकर हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं। और हमने जैसा पढ़ा था पिछली बार की टेंस में बेसिक रूल्स पढ़े थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि अगर मैं प्रेजेंट सिंपल की ही बात करूं, हमें समझना पड़ेगा कि उसके अंडर अगर एफर्मेटिव सेंटेंस पूछा जाता है तो उसका क्या रूल होता है, अगर नेगेटिव पूछा जाता है तो उसका क्या रूल होता है, अगर इंटेरोगेटिव पूछा जाता है तो उसका क्या रूल होता है, और अगर नेगेटिव इंटेरोगेटिव, जिसके थोड़े आने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा समझ देंगे। आइए अब हम टेंसेस पे मूव करते हैं दोस्तों। टेंसेस स्टार्ट करने से पहले आपको जो बेसिक चीज़ समझनी पड़ेगी दोस्तों, वो है वर्ब का कंसेप्ट। बिल्कुल मैंने शॉर्ट में लिखा है, कोई डीप नहीं लिखा है। देखिए, वर्ब को क्या बोला जाता है हिंदी में? वर्ब को बोला जाता है क्रिया। क्रिया यानी कि एक्शन। एक्शन यानी कि जो काम हुआ होता है, जिस वर्ड से ये आपको पता चलता है कि कोई काम हुआ है, वो होता है वर्ब। अब वर्ब में 2 टाइप्स आती हैं: मेन वर्ब और हेल्पिंग यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, शी इज ईटिंग, ओके। अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, शी इज ईटिंग, यहां पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो काम को दर्शा रहा है? वो है ईटिंग। ये आती है मेन वर्ब। ये आती है मेन वर्ब। ये समझना पड़ेगा दोस्तों आपको। देखिए, कौन सा ऐसा वर्ड है जो काम को दर्शाता है? जो काम को दर्शाता है वो होता है मेन वर्ब। यहाँ पर ईटिंग था जो काम को दर्शा रहा है, तो ये है मेन वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होती है जो एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर काम करती है मेन वर्ब के लिए। जैसे कि इज, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जब यानी कि इसको आप ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब भी इसको बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन वर्ब कौन सी हुई? जो वर्ड काम दिखा रहा होता है कि कौन सा काम हो रहा है, और जो उस काम को सपोर्ट करता है, एज ए सपोर्टिंग कैरेक्टर काम करता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब।
अब हम मूव करते हैं दोस्तों टेंसेस पर। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे, और प्रेजेंट टेंस में जैसा कि हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दोस्तों सबसे पहले आपको समझना है अफर्मेटिव सेंटेंस जब प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंडर बनाया जाता है तो क्या रूल होता है। देखिए होता क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव क्या होती चीज़ें हैं, अफर्मेटिव होती है एक पॉजिटिव थिंग। अगर आप ऐसे लेके चलो कि एक पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस बनता है ना, वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं बोलूँ शी गोज़ टू स्कूल, दिस इज़ अ अफर्मेटिव सेंटेंस। बिल्कुल एक सिंपल सेंटेंस इज़ अ अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का रूल क्या बोलता है कि आप सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 यूज़ करोगे और फिर ऑब्जेक्ट। ये रूल वैसा ही है दोस्तों, बिल्कुल सेम रूल है जो हमने पढ़ा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S या ES ये तब लगता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो और आगे ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जाता है। अब V5 क्या होता है, मैंने ये भी लिखा हुआ है। V5 यानी कि जब वर्ब 1 के आगे S या ES यूज़ किया जाता है। ओके, रूल इसका यही बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात आती है कि हम ये कैसे पहचानें कि V1 यूज़ की जाएगी या V5 यूज़ की जाएगी। तो ये मैंने नीचे लिखा हुआ है कि V5 किसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि S या ES फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ कब आती है, वो सिर्फ और सिर्फ आती है किनके साथ, ही, शी, इट या फिर कोई भी प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन मतलब कि किसी भी चीज़ का नाम। ओके, इनके साथ आता है V5। V5 कौन सी फॉर्म होती है, जिसमें S या ES वर्ब के साथ यूज़ किया जाता है। ओके, और रही बाकियों की बात, जैसे कि आई, वी, यू, दे, ये सब के सब अपने आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, V1 का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल, अब आई यूज़ किया गया था, आगे आने वाली वर्ब V1 ही रहेगी। सेकंड एग्जांपल है ही गोज़ टू स्कूल। अब गोज़ क्यों आया दोस्तों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है हमारा वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही, शी, इट या प्रॉपर नाउन के अंडर आ रहा है, तो इसके आगे आने वाली जो वर्ब आएगी उसके साथ एस या ES यूज़ किया जाएगा। ओके, अब गोज़ के साथ ES यूज़ किया जाता है तो ही गोज़ टू स्कूल। ये बिल्कुल बेसिक रूल है, इसमें कोई डीप जाने की हमें डीप का इतना कुछ कंसेप्ट ही नहीं है, ये हम सब ने पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर इसके अंडर जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाए, प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंडर जब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंडर नेगेटिव सेंटेंस कब बनता है, जब सेंटेंस में नॉट मेंशन कर दिया जाता है। जब भी सेंटेंस में नॉट आ गया ना, आप समझ जाओ कि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। इसी के साथ नो आ जाए, नेवर आ जाए, तो ये सब कौन सी चीज़ें होती हैं जो सेंटेंस को नेगेटिव बनाती है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए नेगेटिव जब सेंटेंस बनता है तो बोला क्या जाता है कि उसमें डू और डज को हम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। अब देखिए होता क्या है, रूल कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए रूल बिल्कुल सेम है ऊपर वाले की तरह, सब्जेक्ट प्लस आगे था V1 या V5 यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस S या ES। ओके, इसमें भी सेम है, एक आ गई V1 डू, एक आ गई V5 यानी कि जिसके साथ डज लगाया जाता है। ओके, एक आ गई V1, एक आ गई V5। आगे आता है नॉट, नॉट जो बताता है कि सेंटेंस नेगेटिव है, और अगर हमने S या ES पहले ही लगा दिया है इसलिए आगे आने वाली वर्ब के साथ S या ES नहीं लगता है। ये भी बहुत लोग गलती करते हैं। ओके, ये भी बहुत लोग गलती करते हैं। अगर डज या डू आप पहले लगा दो तो आप आगे आने वाली वर्ब के साथ S या ES नहीं लगाओगे, आगे आने वाली वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही रहेगी और आगे ऑब्जेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल लिखी है मैंने, शी डज नॉट ईट नॉन वेज, वह नॉन वेज नहीं खाती है। ओके, अकॉर्डिंग टू रूल डज किसके साथ लगता है,
डज लगता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही शी इट या प्रॉपर नाउन। और डू बाकी सबके साथ डू, आई वी दे यू, इनके साथ डू लगता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा वैसा ही है। एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जब भी नॉट दोस्तों आपने यूज़ किया, नॉट आपने कहाँ पे यूज़ किया? हेल्पिंग वर्ब के आगे। हेल्पिंग वर्ब के आगे आपने नॉट यूज़ किया था अकॉर्डिंग टू रूल नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या बोलता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है? जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो ना, जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, उसी हेल्पिंग वर्ब को बस सब्जेक्ट से पहले ले जाओ और आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव बन जाता है। जैसे कि डू यू वांट टू गो टू स्कूल। अब अगर मैं डू को साइड पे रख लूँ, यू वांट टू गो टू स्कूल, दिस इज द अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, यू वांट टू गो टू स्कूल। बस मैंने क्या किया, जो हेल्पिंग वर्ब थी डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब थी वो मैंने सब्जेक्ट से पहले लगा देनी है और सेंटेंस मेरा इंटेरोगेटिव बन जाएगा प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंडर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर। अब अगर यहाँ पे यू की जगह ही होता, फिर डज ही वॉन्ट टू गो टू स्कूल। ओके, आगे V1 ही आएगी। क्यों V1 आएगी? क्योंकि एस या यस हम पहले ही यूज़ कर देते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। ये था इंटेरोगेटिव का मतलब। ये आपको दो चीज़ें समझ आ गई होगी कि अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो आपको सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के आगे नॉट लगाना है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लगाना है आगे। लेकिन अगर सेंटेंस को आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो उसी हेल्पिंग वर्ब को आपको सब्जेक्ट के पीछे लाना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, ये कोई इतना हार्ड चीज़ नहीं है ये। और लास्ट रूल कौन सा आता है, लास्ट सेंटेंस कौन सी फॉर्मेशन होती है इसमें? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये इतना पूछा तो नहीं आता, लेकिन हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव कैसा बनाया जाता है? इंटेरोगेटिव भी होना चाहिए और नेगेटिव भी होना चाहिए। पहले इंटेरोगेटिव की बात करते हैं। इंटेरोगेटिव का रूल बोलता है भाई कि जो डू या डज यूज़ किया जाएगा वो सब्जेक्ट से पहले यूज़ किया जाएगा। ओके, लगा दिया। और नेगेटिव का रूल क्या बोलता है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट आता है। लो, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया। अब ये बन गया इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। डज ही नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल, इधर आगे क्वेश्चन मार्क भी होगा, क्या वह स्कूल नहीं जाना चाहता? डज ही नॉट वॉन्ट टू स्कूल, नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल नहीं जाना चाहता? अब डज क्यों इस्तेमाल किया गया? क्योंकि आगे आने वाला सब्जेक्ट क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही शी इट या किसी का भी नाम। ओके, ये था दोस्तों प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंडर जो चार सेंटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। मेन हमें तीन पढ़नी होती है ऐसे, एक तो अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव। ये तीन जो है अक्सर पूछी जाती है, बाकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव पर बहुत कम क्वेश्चंस बनते हैं। हम मेन तीन को जो तीन है वो उनको पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा टेंस होता है प्रेजेंट के अंडर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वैसे ही पढ़ेंगे जैसे पहला बड़ा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंडर पहले सेंटेंस की फॉर्मेशन है अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट प्लस ई आर इज आर एम प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के बाद इज आर एम एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाएगा और आगे आएगी मेन वर्ब इन फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है? जिसके V1 के बाद जो हम ING लगाते हैं ना, जैसे प्ले बोलूँ, प्ले को प्लेइंग कर दूँ, तो वो होती है V4, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अब बात करते हैं इज आर और एम आखिर यूज़ किसके साथ किया जाता है? इज यूज़ किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, जैसे कि ही शी इट या प्रॉपर नाउन के साथ। और आर किसके साथ यूज़ किया जाता है? आर यूज़ किया जाता है प्लूरल के साथ, जैसे कि वी दे या यू। ओके, वी दे या यू, इनके साथ आर यूज़ किया जाता है। सिर्फ ये याद रखो कि इज़ हमें सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज़ करना है, बाकी के साथ आर यूज़ करना है। और एक एक्सेप्शन होती है एम की, जो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज़ किया जाता है। आई अपने बाद सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एम का इस्तेमाल करेगा जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस की बात आएगी। ओके, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर ही का बोल दूँ मैं, ही इज़ गोइंग टू स्कूल, अगर मैं यू लगा दूँ, यू आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड,
मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। आई के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी? एम। और एम के बाद जो आगे कौन सी फॉर्म वर्ब की फॉर्म आई? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आईएनजी फॉर्म। सेकंड सेंटेंस की जो फॉर्मेशन होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंडर, वो होती है नॉट, यानी कि नेगेटिव सेंटेंस की। क्या पढ़ा था हमने पीछे? नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या बोलता है कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, वैसे ही सेम वैसे ही इधर करना है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इसके बाद नॉट का हमने इस्तेमाल किया। आगे V4 यानी कि फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी इज़ नॉट ईटिंग फूड, वह खाना नहीं खा रही है। शी इज़ नॉट ईटिंग फूड। अब देखिए इसके बाद क्या यूज़ किया गया? इसके बाद यूज़ किया गया नॉट। हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज़ किया गया नॉट। अब दोस्तों अगर किसी को आइडेंटिफिकेशन के बारे में नहीं पता है कि हम कैसे पहचानें कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल है। देखिए दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? आइडेंटिफिकेशन मतलब कि हम कैसे पता करें कि इसके एंड में ये कौन सा टेंस है, हिंदी में क्या मतलब, कैसे पहचाने हम? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ही यही होता है कि सेंटेंस के एंड में आपको ता, ते या ती ये देखने को मिलेगा। जैसे कि वह खाना खाता है, वह स्कूल जाता है। ओके, वह स्कूल जाता है, मैं स्कूल जाता हूँ। ठीक है, वे स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आपको सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करें, जैसे कि मैंने बोला वह स्कूल जा रहा है, वह खाना खा रही है, वे किताब पढ़ रहे हैं। ये है आइडेंटिफिकेशन इसकी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस रहा है, रही है या रहे हैं में आइडेंटिफिकेशन बनाता है। हमने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ लिया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, और नीचे सेंटेंस की फॉर्मेशन भी देख ली। इसके बाद आते हैं इंटेरोगेटिव पे। अब इंटेरोगेटिव का रूल क्या बोलता है कि जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो वो आप सब्जेक्ट से पहले लगाओगे। ठीक है, जो आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो वो आप सब्जेक्ट से पहले लगाओगे। जैसे कि इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। बाकी सब वैसे ही रहता है रूल के अनुसार। V4 और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब कुछ वैसा ही रहता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब आगे ले जानी पड़ती है। जैसे कि इज शी टॉकिंग टू हर फ्रेंड, क्या वो अपने दोस्त से बात कर रही है? इज यूज किया गया शी को देखकर, थर्ड पर्सन सिंगुलर को देखकर। हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, आगे वर्ब भी आ गई फोर्थ फॉर्म में, और इसके बाद ऑब्जेक्ट। ख़त्म, यही तो है इंटरोगेटिव का, बिल्कुल सिंपल है। और इसके बाद अगर मैं आपको बोल दूं कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाओ तो आप क्या करोगे? आपको पता है कि इंटरोगेटिव के लिए क्या रूल बोलता है? सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब, और इंटरोगेटिव के बाद नेगेटिव का क्या रूल बोलता है कि सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाते हो। ओके, तो बस इज शी नॉट टॉकिंग टू हर फ्रेंड, बस यही तो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का रूल। अब हम मूव करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, प्रेजेंट टेंस के थर्ड टाइप की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे पहचान लोगे कि आपके सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ हो रहा है कि नहीं? ये क्या बोलता है? सेंटेंस के एंड में आपको चुका है, चुकी है या फिर चुके हैं, ओके, या फिर चुके हैं, ये आइडेंटिफिकेशन देता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यानी कि अगर मैं बात करूं कि ये वह काम दिखाता है जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। कौन सा काम? जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है, पास्ट पे जाता ही नहीं है ये पास्ट, इसको पास्ट से कनेक्ट मत किया करो दोस्तों। काफ़ी लोग इसको पास्ट से कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये पास्ट नहीं बताता है, ये सिर्फ वो काम बताता है जो अभी अभी हुआ है। ओके, तो तभी बोला जाता है कि जो काम अभी अभी होता है उसको हम प्रेजेंट के अंदर ही लिंक करके रखते हैं। अब इसमें भी अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव की तरफ मूव करेंगे।
रूल क्या बोलता है? रूल ये बोलता है कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है? जैसे कि मैं ईट की बात करूँ, ईट, एट, ईटन, ये होती है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जिनको वर्ब्स नहीं पता है दोस्तों, अगर आपको इसमें इन चीज़ों में प्रॉब्लम है कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको नहीं पता चलती, आप वर्ब्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है दोस्तों ये। और टेंसेस में तो वर्ब्स के बिना कुछ है ही नहीं। देखिए रूल जैसा कि मैंने बताया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी? हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब पता कैसे करें कि हैज़ किसके साथ यूज़ किया जाता है और हैव किसके साथ यूज़ किया जाता है? तो एक ही रूल, जैसा कि हमने बैक पहले पढ़ा, हैज़ यूज़ किया जाता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई भी प्रॉपर नाउन के साथ, और बाकी सबके साथ हैव यूज़ किया जाता है। आई, वी, दे, यू। अब इनकी एग्जाम्पल्स की बात करें, यू हैव डन दिस क्राइम, आपने ये क्राइम किया है। यू अपने आगे हेल्पिंग वर्ब हैव लेता है और इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अकॉर्डिंग टू द रूल। यू हैव डन दिस क्राइम आ गया ऑब्जेक्ट। देखिए कितना सिंपल है, बिल्कुल टेंसेस है ही सिंपल दोस्तों। इसको ऐसे ही लोग बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट समझ नहीं आ रहा है। अब हम इसके अंडर सेकंड सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हमने कितनी बार पढ़ लिया? क्या बोला जाता है नेगेटिव सेंटेंस में? कि सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद ही आप नॉट का इस्तेमाल करते हो। ओके, सेम यही करना है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल किया, आगे रूल वही, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, कैसे एग्जाम्पल बनेगी इसकी? आई हैव नॉट रेड दिस बुक, मैंने अभी ये बुक नहीं पढ़ी है। आई हैव नॉट रेड दिस बुक, तो हैव आ गई हेल्पिंग वर्ब आई को देखते हुए, और आगे जैसा कि रूल बोलता है नॉट का इस्तेमाल किया गया, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद थर्ड सेंटेंस की कौन सी फॉर्मेशन होती है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या रूल पढ़ा था हमने इंटरोगेटिव्स के लिए? कि आप हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले यूज़ करोगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो हैज़ और हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में होती हैं उनको बस आप सब्जेक्ट से पहले यूज़ करो। बाकी आगे रूल वही, सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आगे क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे कि हैव यू गॉन मैड, क्या तुम पागल हो गए हो? हैव इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब फॉर द सब्जेक्ट यू, गॉन आ गई थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट आ गया मैड। ठीक है, इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई भी कंफ्यूजन दोस्तों अगर आपको टेंसेस में आ रही है तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद अगर मैं एक और जो टेंसेस, एक और टेंस की फॉर्मेशन होती है जिसे मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव बोलता हूँ, उसमें क्या बोला जाता है? इंटरोगेटिव तो ये बन चुका है, हैव यू गॉन मैड, बस नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव के लिए क्या बोलता है कि आपको सब्जेक्ट के बाद ही नॉट यूज़ करोगे, तो हैव यू नॉट गॉन मैड। ओके, बस ये है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। और अब हम मूव करेंगे प्रेजेंट टेंस के आखिरी टाइप की तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोस्तों पहले मैं बता दूं ये होता क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है एक कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस ही, लेकिन बस आप इसके साथ समय यानी कि टाइम जोड़ देते हो। कैसे बोलूँ मैं इसकी हिंदी में आइडेंटिफिकेशन कैसे बोलूँ? जैसे कि कोई काम 10 साल से चला आ रहा है, ठीक है, 10 साल से चला आ रहा है, या फिर बोलूँ वह सुबह से खेल रहे हैं, तो ये जो से रहे हैं या से रही है या से रहे हैं, ओके, ये है दोस्तों इसकी आइडेंटिफिकेशन। मतलब कॉन्टिन्यूस के साथ आपको साथ में टाइमिंग देखने को मिलेगी, और उस टाइमिंग को रेफर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? सिंस एंड फॉर। अब ये चीज़ मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। सिंस किसके लिए यूज़ किया जाता है? सिंस यूज़ किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब कि जो एग्जैक्ट टाइमिंग, डेफिनाइट में टाइम बोलूँ, डेफिनाइट टाइम बोलूँ जिसके अपने अंडर कोई ड्यूरेशन नहीं आती, वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मैं मॉर्निंग बोलूँ, मॉर्निंग,
ये एक डेफिनाइट टाइम हुआ। डेफिनाइट टाइम मतलब मैं ये थोड़ा बता सकता हूँ कि मॉर्निंग में कितना टाइम, मॉर्निंग के अंडर मॉर्निंग की ड्यूरेशन कितनी, नहीं बता सकता हूँ। इवनिंग एग्जैक्ट टाइम के बारे में बात बोली। किसी डे का नाम ले लूँ मैं, मंडे, तो डेफिनाइट टाइम हुआ, सिंस यूज़ किया जाएगा। किसी डेट का नाम ले लूँ मैं 12 जैन, तब भी वो डेफिनाइट टाइम हुआ, तब भी सिंस यूज़ किया जाएगा। किसी मंथ का नाम ले लूँ मैं अप्रैल, तब भी वो डेफिनाइट टाइम होगा, पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंस को रेफर करेगा। या फिर किसी साल का नाम ले लूँ मैं 1990 या 1980, 1970, 2020, तब भी वो पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि सिंस को रेफर करता है। और फॉर को किस लिए रेफर करेगा? फॉर को तब रेफर करता है दोस्तों जब वो पीरियड ऑफ टाइम, इसको आप सीधे ड्यूरेशन से बोल लो, जब भी वो किसी ऐसे टाइम का नाम ले जिसकी अपने अंडर ही ड्यूरेशन होती है, अपने अंडर ही ड्यूरेशन होती है, अपने अंडर ही काफ़ी वक्त होता है उसका। जैसे कि 2 मिनट्स, अब मैं 2 मिनट्स के अंदर बता सकता हूँ ना इसकी अपनी ड्यूरेशन कैसे है। कैसे है अपनी ड्यूरेशन? 2 मिनट्स के अंदर ही कितना ज़्यादा समय होता है, कितना ज़्यादा समय होता है 2 मिनट्स के अंदर? लगभग 120 सेकेंड्स 2 मिनट्स के अंदर। 4 घंटे, 4 घंटे के अंदर ही अपना पूरा समय होता है एक। 4 घंटे में हमें अगर मिनट्स की बात करूं 240 मिनट्स आते हैं, तो ये समय बीता हुआ समय है, जो समय पूरी ड्यूरेशन है। इसी तरह 5 डेज, 5 दिन, तो 5 दिन कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 5 दिन पूरा क्या है, ये 5 दिनों का समय है, 1 2 3 4 5, जिसमें हर एक दिन में 24 घंटे हैं। इसी तरह 7 मंथ्स, 7 मंथ्स भी कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। 7 मंथ यानी कि एक मंथ में, किसी मंथ में 30 दिन, किसी मंथ में 31 दिन, और इसी तरह मिलाकर 7 मंथों में कितने ज़्यादा दिन हो जाएंगे। ओके, अगर मैं बोलूँ 10 ईयर्स, तो ये 10 ईयर्स भी कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। मैं एग्जैक्ट टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 ईयर्स एक ड्यूरेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ड्यूरेशन मतलब कि 10 ईयर्स में ही कितना ज़्यादा समय आता है, हर साल में 12 महीने, और इसी तरह 12 महीने करके पूरे 10 साल बिताने, 120 महीने। तभी सेवरल ईयर्स के लिए हम हमेशा फॉर का यूज़ करते हैं। सेवरल ईयर्स क्योंकि एक ड्यूरेशन बता रहा होता है। और एजिस के लिए भी, फॉर एजिस, सिंस एजिस नहीं बोलते, सिंस एजिस ये नहीं बोलते हैं, एजिस मतलब सालों से, तब हम ड्यूरेशन फॉर का यूज़ करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पॉइंट, आप ये पकड़े होंगे पॉइंट। काफ़ी लोगों को इसमें बड़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न आती है, उनको पता नहीं चलता किसके लिए यूज़ किया जाता है। ड्यूरेशन के लिए आप फॉर यूज़ करोगे, एग्जैक्ट डेफिनाइट टाइम के लिए आप सिंस यूज़ करोगे। अब हम इसके सेंटेंसेस की टाइप्स के लिए आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए। एफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस। रूल क्या बोलता है? सब्जेक्ट के बाद आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे एज हैज़ या हैव। इसके बाद आप बीन का इस्तेमाल करोगे। ये बीन इस सेंटेंस का रूल है, इस टेंस का रूल है ये बीन। इसके बाद V4 यानी कि V1 प्लस ING, ऑब्जेक्ट और टाइमिंग बताने के लिए सिंस ओब्लिक फॉर। ठीक है, रूल में फिर से बता देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर। एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव बीन, अब ये तो मुझे बताना नहीं पड़ेगा हैज़ किसके साथ लगता है, हैव किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैव एंड बाकियों के साथ हैव। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन और। देखिए, फॉर एन और, 1 घंटे से मैं आपका वेट कर रहा हूँ। 1 घंटे में अब 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो ये एक ड्यूरेशन है, इसलिए यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल किया गया। अगर मैं ऐसे बोलता कि मैं सुबह से आपका वेट कर रहा हूँ, तो सुबह से, सुबह थोड़ा ना कोई ड्यूरेशन होती है। सुबह क्या वह ड्यूरेशन होती है? मैं तो एग्जैक्ट टाइमिंग की बात करूँ कि सुबह से मैं आपका वेट कर रहा हूँ, तब हम सिंस का इस्तेमाल करते। लेकिन जब इन्होंने 1 घंटे की बात करी, पूरे 60 मिनट की बात करी, तब मैं समझ गया यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट सेंटेंस की फॉर्मेशन होती है नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन। तो जैसा कि हमने पढ़ा है नेगेटिव सेंटेंस, हमने जैसा कि वाक्य में पढ़ा कि सब्जेक्ट आप अपने बाद जो हेल्पिंग वर्ब लेता है, उसके बाद ही आप नॉट का इस्तेमाल करते हो। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, इसके बाद ही हमने नॉट का इस्तेमाल किया। आगे वैसे चलता है बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ओब्लिक फॉर, और सेंटेंस बन जाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के अंडर नेगेटिव सेंटेंस। देखिए एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। वह मंडे से स्कूल नहीं जा रहा है। मैंने मंडे
डे का नाम लिया मंडे, क्या बोलूँ मैं, मंडे कोई ड्यूरेशन है? मंडे कोई ड्यूरेशन नहीं है, एक डे का नाम है बस, एक एग्जैक्ट टाइम है बस। मैं ये नहीं बोल सकता भाई मंडे में अपना वक्त होता है, कहाँ मंडे में कुछ वक्त नहीं होता। मंडे एक एग्जैक्ट नाम बोला है, डेफिनाइट टाइम बोला है मैंने। जैसे कि ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद मैंने नॉट का इस्तेमाल किया, जैसा कि नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन बोलता है। और अगर मैंने पॉजिटिव बनाना हो, सॉरी मैंने इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो जैसे कि मैंने पढ़ा है सब्जेक्ट से पहले जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है बस आप सब्जेक्ट से पहले लगा दो, योर सेंटेंस विल बी इंटेरोगेटिव। जैसे कि हैज़ ओब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन वी फॉर ऑब्जेक्ट एंड सिंस ओब्लिक फॉर और एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखो, हैज़ ही बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से अपना काम कर रहा है? क्या वह सुबह से अपना काम कर रहा है? ही था हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल किया गया। और आगे जो कि रूल बोलता है बीन डूइंग होमवर्क, ठीक है, बाकी वैसा ही चलता है। ये थे दोस्तों हमारा आज का पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हुआ। अगर आपको मैं बोल दूं कि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव भी बनाओ तो कैसे बनाओगे? बस कुछ नहीं करना है। नेगेटिव क्या बोलता है कि सब्जेक्ट के बाद ही आप नॉट का इस्तेमाल करते हो, तो सब्जेक्ट है ही, इससे पहले आप नॉट का इस्तेमाल कर दोगे। हैज़ ही नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस मॉर्निंग, क्या वह सुबह से अपना काम नहीं कर रहा है? ओके, तो ये थे दोस्तों आज के प्रेजेंट टेंस। हमने पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर दिया और हर एक प्रेजेंट टेंस में हमने पढ़ा कि एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इन तीन बेसिक सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कैसे होती है। मुझे उम्मीद है आपको आज के टेंसेस की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप इनके जो नोट्स होते हैं वो खुद बनाओ, क्योंकि खुद के बनाए हुए नोट्स दोस्तों सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। पीडीएफ बेशक आपको मिल जाती है, लेकिन पीडीएफ एक फ़ोन से देखना और एक कॉपी से देखना, अपने खुद की बनाई हुई नोट्स से देखना बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आप खुद के नोट्स बनाओगे, इनमें से भी कुछ पॉइंट्स जो आपको अच्छे लगे वो अगर आप अपने लैंग्वेज में लिखते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। और टेंसेस के लिए दोस्तों मैं आपको बोलूँगा ही कि आप अपने नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम में टेंसेस तो पूछा ही जाता है, चाहे एज ए पोर्शन ऑफ एरर डिटेक्शन या फिर नरेशन में या एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में, कभी कभी पैराग्राफ्स में भी, ग्रामेटिकल पोर्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा, आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे। एंड हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद पास्ट है और फिर फ्यूचर है, उसको भी हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। प्रेजेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन दोनों से, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब का थोड़ा ज़्यादा कंसेप्ट है। पास्ट बहुत सिंपल है, पास्ट में कोई इतना ड्रामा नहीं है कि उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब उसके साथ ये हेल्पिंग वर्ब, पास्ट सिंपल है। और फ्यूचर भी इतना मुश्किल नहीं है, फ्यूचर भी काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पास्ट टेंस आपके लिए लेकर आएंगे।